कि ईवी अगर ले लोगे तो 2-3 साल बाद बैटरी चेंज करानी पड़ेगी। अब कोई ऐसी गाड़ी है जो सीएनजी के अंदर आपको बूट ऑफर करे। अगर मैं कोई सीएनजी गाड़ी भी ले लेता, लेट से मैंने टियागो सीएनजी ही ले ली होती उस टाइम पे, और 2 लाख रुपए बच गए होते मेरे। 3,20,000 रुपए का ऑलमोस्ट जो सीएनजी या फ्यूल का खर्चा है ना वो होता। इस ईवी के अंदर मेरे सिर्फ 80,000 रुपए लगे हैं 2 सालों के अंदर। भाई मैंने पेट्रोल पंप की शक्ल नहीं देखी है। अब देखो दिखाता हूँ, चाबी को लगाओ इधर की तरफ, इसमें चाबी लगानी पड़ती है। अगर आप पहली बार ईवी देख रहे हो तो मैंने बता दिया है। तो देखो ये ऑन हो गई है, कोई आवाज वगैरह नहीं आती है इसके अंदर। तो अब देखो मैं आपको पहले मीटर चेक कराता हूँ इसका, 80,462 किलोमीटर। और अभी आप गाड़ी की कंडीशन थोड़ा सा दूर देखोगे ना तो आपको गाड़ी गंदी भी दिखाई देगी। वो रीजन ये है, कल ही 300 किलोमीटर चल के आई है ये गाड़ी, तो इस वजह से थोड़ी सी गंदी दिख रही होगी, इसलिए मैंने साफ भी नहीं कराई ताकि आपको इन्फॉर्मेशन और बेहतर मिले। तो ये ओडोमीटर है, ठीक है, आपको यहां से तो पता चल गया। अब इस ओडोमीटर से आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि भाई मैंने जो बात बोल रहा था ना कि ये सस्ती कैसे पड़ती है। भाई इसके ब्रेक पैड आज तक चेंज नहीं हुए, चाहे फिर वो फ्रंट के हों चाहे फिर वो रियर के हों। उसके अलावा और कुछ ऐसा खर्चा, देखो बोनट खोल के दिखाता हूं थोड़ा सा आपको अगर आइडिया लेना है तो बोनट के अंदर क्या कुछ है और जो खर्चे वाली चीज है ना वो दिखाता हूं। देखो ईवी है तो कुछ खास खर्चा है नहीं। देखो इसके अंदर सिर्फ गियर ऑयल डलता है, वो भी हर 30,000 किलोमीटर के इंटरवल पर डलेगा। जब आप पहली बार लोगे तो 7,000 पर डलेगा, देन फिर 30,000, फिर 60,000, फिर 90,000, इस तरीके से चलता है। कूलेंट वगैरह की बात करोगे, कूलेंट वगैरह भी इस तरीके से हर 20,000 30,000 के आसपास चेंज होता है इंटरवल। जब आप लो तो जो ओनर मैनुअल रहता है वो पढ़ लेना। और टाटा के अगर आप सर्विस कराने जा रहे हो, टाटा के कई वाली बातों में बिल्कुल मत आना भाई, वो तो क्या ही बोलूं उनके बारे में। अगर कुछ बोल दूंगा अभी रात में ईमेल आ जाएगा, फिर जो है छोड़ो, उनके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। दूसरी चीज एक और बताता हूँ, ये जो छोटी वाली बैटरी आप देख पा रहे हो ये भी आज तक चेंज नहीं हुई है। और आप पेट्रोल डीजल या सीएनजी गाड़ियों में देखोगे हर 2-2.5 साल में जो है इनकी बैटरी बोल जाती है और फिर चेंज करानी पड़ती है। इसमें इसका भी खर्चा नहीं है। बाकी मोटर वगैरह का तो कोई खर्चा नहीं है। कई लोगों को लगता है कि मोटर खराब हो जाएगी फिर क्या होगा, तो 3 साल की तो वारंटी दी गई है मोटर और पूरी कार पे 1,25,000 किलोमीटर। तो अभी तक तो मेरी चली नहीं है तो वारंटी में। बैटरी पैक की बात करते हो तो बैटरी पैक पर टाटा ने बोला है 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल की वारंटी आपको मिलेगी। हालांकि अब टाटा ने तो ये भी कर दिया है कि उनके नेक्सॉन, कर्व और हैरियर पे लाइफ टाइम बैटरी पैक पे वारंटी वो लोग दे रहे हैं। अब खेल यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि भाई चलो ये तो मैंने जो सारी बातें बताई ऊपरी ऊपरी बातें थी, और जो भी था चलो मैनेजेबल है। जो चीज मैनेजेबल नहीं है वो है गाड़ी के अंदर बैटरी पैक। क्योंकि इस गाड़ी का ऑलमोस्ट ये लगा लो 2-2.5 लाख रुपए से ज्यादा का जो कॉस्ट करता है ना वो बैटरी पैक की कॉस्ट है। अब मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा, जितना मैंने ईवी को एनालाइज करा है कि जब ये नई थी ना तब मैंने जैसे बोला 214 किलोमीटर चलती थी। 47,000 किलोमीटर तक बहुत बढ़िया चली, कभी मुझे रेंज का कोई इशू नहीं आया। हालांकि गर्मी वगैरह में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बहुत ही गर्मी हो रही है, 45 डिग्री टेम्परेचर है और आपने धूप में खड़ी कर दी, देन आपको रेंज का ड्रॉप देखने को मिलता है। बट उसका भी मैंने ट्रिक बता रखी है, वो मैं आपको बता दूंगा, या तो आप मेन चैनल पर फॉलो कर लेना, वहां पर आपको दिख जाएगी। बट अब जैसे कि ये गाड़ी 80,000 किलोमीटर चल चुकी है तो भाई रेंज का जो ड्रॉप है ना ये लगा लो 10 से 15 किलोमीटर का मुझे और ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। टायर फिर 10 से ज़्यादा 10 और 15 किलोमीटर, ये तो मैं जब बता रहा हूँ जब मैं 70-75 की स्पीड पर चलाता हूँ। अगर मैंने ये नॉर्मल 80-90 के आसपास चला दी तो ये गाड़ी आज की डेट में 160, 165, 170 इस तरीके से फ्लक्चुएट करती रहती है। और जैसे कि भाई सर्दी वाला सीजन है, डीफो अगर आप यूज़ करते हो तो ये लगा लो 150 किलोमीटर। 80,000 किलोमीटर चलने के बाद 150 किलोमीटर पे आके जो है इसकी रेंज रुक गई है। और अकॉर्डिंग टू टाटा जो मैंने गाड़ी को दिखाया है और उन लोगों से जो शेयर करा है कि रेंज क्यों नहीं मिल रही है, पता क्या बोल रहे हैं मुझसे कि अगर उनको मैं गाड़ी दूं तो पता है कैसे टेस्ट करेंगे, पहले तो वो फुल चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, देन उसके बाद भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो फिर वो क्या करेंगे, इस गाड़ी को चलाएंगे 60 की स्पीड पे। भाई अब मैं इस गाड़ी को लेके जब मैं इतने दिनों से चला रहा हूँ तो मतलब वो मुझसे बेहतर जानते हैं। वो तो ईवी रोज यूज़ भी नहीं करते। हालांकि मैं वैसे नहीं बोल रहा, बट मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि 60 की स्पीड पर चलाने का क्या लॉजिक है। मैं तो भाई इसको जब रेंज टेस्ट जितने भी मैंने इसमें करे हैं, चाहे फिर वो ये गाड़ी जब 100 चली हुई थी, 1000 चली हुई थी, 10,000 चली हुई थी, 50,000, हर मैंने 10-10,000 के इंटरवल पे जो है रेंज टेस्ट करा है और ये गाड़ी हमेशा रेंज सही दे रही थी। अब क्यों कम दे रही है? फिर अभी कुछ दिन पहले इस गाड़ी में कोई इशू आ गया था, मैं इसको लेके गया भाई, सर्विस वर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस अगर आपको कहीं मिल सकता है तो वो फिर सिर्फ टाटा है। सियरा का इतना ढिंडोरा पीट रहे हैं, देखने ना आने वाले टाइम में कर्व जैसा हाल सियरा का होगा। हो सकता है बुरी लग जाए भाई, लग जाए कोई बात नहीं, लग रही है तो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट
उन्होंने पता है मुझे क्या बोला, 10 दिन गाड़ी खड़ी रखी, जो चीज़ करनी थी, जो वायरिंग वाला इशू था वो सॉल्व करा, 10 दिन खड़ी रखी गाड़ी। और बैटरी पैक का अगर मैंने उनसे पूछा ना क्या है, कि आप चला के देखो, ऐसे करो वैसे करो, फास्ट चार्ज करो डिस्चार्ज करो, कोई आंसर नहीं है। और यही बात मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये आपको फ़र्क पड़ता है कि भाई आपके 10 15 20 किलोमीटर घट जाएंगे अगर आप टायर नहीं चेंज करा रहे हो, आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा इतने किलोमीटर चलाने से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि टाटा ने 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी दे दी है, तो मेरे को रेंज 8 साल तक यही मिलेगी और जब तक मैं 1,60,000 किलोमीटर नहीं चला ले रहा वो मेरी बैटरी चेंज कर देंगे, तो ऐसा नहीं होएगा। क्यों बताऊं रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जैसे कि लिथियम आयन बैटरी के बारे में अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो भाई वो डिग्रेड करती हैं, बट मुझे ये बात पकड़ में नहीं आई इतनी ज़्यादा डिग्रेड करती हैं। अगर आप टाटा के जितने भी हाई एंड अथॉरिटी वाले इंटरव्यूज़ उठा के देखोगे, जब ये टियागो लॉन्च हुई थी फरवरी में या फिर वो हैरियर लॉन्च हुई थी, उन लोगों ने बोला था कि ये गाड़ी जब इसकी बैटरी हेल्थ 80% पे आएगी तो उस टाइम पे ये गाड़ी का जो ओडोमीटर होना चाहिए वो 5 लाख के करीब होना चाहिए। अब मैंने जब ये पता करा, ये सब सारी चीज़ें रेंज वाली मेरे साथ हो रही हैं, तो भाई अकॉर्डिंग टू टाटा ये 96% इसका जो बैटरी हेल्थ है, यानी कि 4% की जो बैटरी हेल्थ है वो गिर चुकी है, और सिर्फ 80,000 पे। अगर मान लो मैंने 80,000 और चला ली, 4% और गिरेगी तो ये 92 पे आ जाएगी, फिर 4% और गिरेगी, तो ऐसे तो भाई ये 80% पे मुझे लगता है कि 2-2.5 लाख किलोमीटर पर ही जो है निकल जाएगी। अब बात ये नहीं है चलो गिर रही है तो भाई सॉल्यूशन भी तो दो कस्टमर को, कोई ऐसी वैल्यू तो हो कस्टमर के साथ शेयर करी जाए। आईफोन में जैसे अगर आप देखते हो, अगर आप एप्पल यूज़र हो तो आपको पता होगा कि भाई एक बैटरी हेल्थ का इंडिकेशन आता है, वहाँ पे दिखाता है कि कितनी साइकिल हो गई, कितना परसेंट है, तो उससे आइडिया लगता है। एप्पल वाले भी आपको ऐसा नहीं करते कि भाई अगर आपकी 92 93 हो गई 1 साल के अंदर तो वो बैटरी चेंज करके दे देंगे, बट कम से कम आपको बताते तो हैं। ये तो भाई मुझे तो नहीं समझ में आता, ये तो बताते ही नहीं है। और लाइफ टाइम बोल के ना मुझे लगता है कि बस यही है, मार्केटिंग वाला सीन ज़्यादा है कि महिंद्रा ने दे दी तो हम भी दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, चेंज करनी नहीं। क्योंकि उन्हें भी पता है कि बैटरी तो डिग्रेड होगी, थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, 10-20 किलोमीटर गिर जाएंगे कस्टमर के, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। फ़र्क तो उसको पड़ेगा जिसकी कम रेंज देने वाली गाड़ी है, जिसकी चली उसने सोच के ये ली थी कि 200 तो चलेगी और ये चली नहीं रही 200, तो क्या लॉजिक है इसका? तो यही मैंने कई बार एक्सपीरियंस कर लिया और ओवर द एंड में इस पॉइंट पे पहुंचा हूँ। हालांकि मैं ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी भी इतने दिन के लिए नहीं छोड़ सकता। उनके हिसाब से तो मैं उनके लिए 10 दिन गाड़ी छोड़ दूँ। ओवर द टाइम अपने चैनल पे अगर आप रेगुलर हो गए तो देखा भी है कितनी बार मैंने गाड़ी छोड़ी है, कितने इश्यूज इसके अंदर आए हैं। अनरिलायबिलिटी पे तो अगर रैंक की बात करी जाए तो ये 10वें नंबर पे आएगी, टाटा स्पेशली। इतनी अनरिलायबल गाड़ियां हैं, इनकी वायरिंग टूट जाती है, एक्सल निकल जाते हैं, बैटरी पैक में पानी चला जाता है, कितनी इश्यूज आपको बताऊं मैं। इश्यूज की तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बट इस वीडियोस के अंदर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप लेने जा रहे हो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। बट जो मेन मुद्दा आपको पता होना चाहिए भाई, मेन बैटरी पैक का आपके जेब पे खर्चा आएगा। ऐसा तो नहीं कस्टमर को भाई सहला भुजला के आपको गाड़ी बेच दें और फिर बाद में कहें कि भाई इतना तो फ़र्क आएगा ही। ये तो जब मैं गाड़ी ले रहा था तब तो नहीं बोला था कि भाई 2 साल बाद जब आपकी इतनी गाड़ी चल जाएगी कि आपको इतना वेरिएशन देखने को मिलेगा। भाई हम तो बिल्कुल नहीं लेते उस टाइम पे। बट अब देखना ये है टाटा इस पर कुछ करेगा नहीं करेगा, इस वीडियो पे क्या उनका कमेंट आता है क्या नहीं। बाकी मैं ईमेल भी लिखने वाला हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं ये वीडियो हालांकि सोच रहा था इसको थोड़ा सा नॉर्मल रखें, ताकि ऐसा भी ना हो जो लेने जा रहा है उसका मन बदल जाए। बट भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टाटा को सुधार करनी चाहिए, और मुझे लगता है जब तक बात नहीं पहुँचेगी वो सुधार नहीं करेंगे। अब दूसरी चीज़, चलो गाड़ी चल भी रही है, लाइफ टाइम तुमने वाटर बैटरी पैक पे वारंटी किसी गाड़ी में दे भी दी, इस पर तो नहीं दी। रस्टिंग वाला जो इशू है भाई, रस्टिंग वाला तो इशू ये है कि मैं आपको चलो दूसरे कैमरे से शूट करके दिखाता हूँ। अगर आपको नीचे यहाँ पे फ्लोर में दिखाऊं तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि भाई ये गाड़ी में थोड़ी थोड़ी जो है नीचे से यहाँ पे रस्टिंग जो है लगने लग रही है। इनफैक्ट एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर आपको रस्टिंग का थोड़ा सा आइडिया लेना है तो भाई यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा देखोगे ना, ये जो क्लोजअप पॉइंट है यहाँ पे भी रस्टिंग लग रही है। तो जगह जगह पे थोड़े थोड़े मेरे को फील हो रहे हैं, बट इतना फील नहीं हो रहा है कि रस्टिंग भाई बहुत ज़्यादा ही लग रही हो, बट लग रही है। रनिंग बोर्ड जो है ऑलमोस्ट रस्ट लेने लग गया है। इनफैक्ट अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखाऊं तो यहाँ पे भी रस्टिंग आपको नजर आएगी। मल्टीपल जगह पे थोड़ी थोड़ी जगह पे रस्टिंग ले रही है। इनफैक्ट इसका तो बैटरी पैक रस्ट ले रहा है, चलो दिखाता हूँ। ये आप नीचे से देखो यहाँ पे, और मल्टीपल जगह देखो, ये अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और इनफैक्ट एक जगह और दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे थोड़ा नज़र डालोगे तो आपको आइडिया आएगा कि देखो यहाँ पे रस्टिंग है, यहाँ पे रस्टिंग है, इसके मेन सस्पेंशन वाले पोर्शन में रस्टिंग है। तो जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी रस्टिंग आ रही है। तो ये सारी रस्टिंग का इशू गाड़ी के अंदर आ रहा है। मान लो आपने लेट्स एग्जांपल लेके चलते हैं, हैरियर या नेक्सॉन खरीदी,
25 लाख रुपए आपने उस गाड़ी पर डाले, एक नॉर्मल आइडिया लेके चलते हैं, आपने 25 लाख रुपए डाल दिए। अब वो 25 लाख में 8 साल बाद उस गाड़ी के अंदर चलो बैटरी पैक, मोटर, इन सब में कोई इशू नहीं आता है और गाड़ी में लग जाती है रस्टिंग रनिंग बोर्ड में या किसी ऐसे मेन पार्ट के अंदर, फिर क्या होगा उस गाड़ी का? जो लाइफ टाइम तुमने बैटरी पैक पे वारंटी दी है उसका तो कोई लॉजिक ही फिट नहीं बैठता। फिर तो बहुत बड़े इशू हैं। जो भी बंदा 11 लाख रुपए इस टियागो पे लगाने जा रहा है और उसके अंदर 80,000 किलोमीटर चलाने पे इस तरीके की रस्टिंग आएगी, क्योंकि रस्टिंग वाला सिर्फ यही नहीं है चलो रस्टिंग आ रही है तो प्रॉब्लम सॉल्व करा लेंगे, रीज़न एक और है। ये गाड़ी की अगर आप ईवी के स्पेशली बात करते हो, इनकी रीसेल भी नहीं है। मैंने एक बार पता करा था, आपको क्या बताऊं, 50,000 किलोमीटर चली हुई थी। मैंने पता करा स्पेशली जहाँ से ही खरीदी थी भाई 6.5 लाख रुपए दे रहे थे और उस टाइम पे ये गाड़ी लगभग ऐसी 40,000 के आसपास चली हुई थी। लॉजिक बैठता है? मतलब 11 लाख की गाड़ी, मैंने इस पर इतनी ब्याज भी दे दी और उसके बाद भाई आप मुझे इतने कम पे जो प्राइस है वो दोगे? तुम्हारी गाड़ी के तो मतलब अच्छे खासे महंगे प्राइस, सेकंड हैंड में इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो वो भी बहुत गंदी बात है इसके बारे में। तो ये ओवरऑल है। बाकी और कुछ ऐसा जो मेरे माइंड में आ रहा हूँ मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर कुछ ऐसा रह गया हो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करते हैं। रस्टिंग वाली बात बता दी, टाटा के ओवरऑल सर्विस वाला जो भी स्टाफ वगैरह है वो इतना परफेक्ट नहीं है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब मेन बात आ जाती है चार्जिंग इंफ्रा की। देखो अभी अगर आप थोड़ा सा इंटरनेट पे फॉलो कर रहे होगे तो मारुति अपनी ई विटारा को लॉन्च कर रहा है, जो कि मारुति की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। जनवरी में दिखाई गई थी, दिसंबर आ गया, अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। अब वो उनका मैटर है, वो क्यों नहीं कर रहे वो उनका लॉजिक है। एक लॉजिक जरूर से है, वो गाड़ी जब तक आपको ऑफर नहीं कर रहे, जब तक चार्जर उनके हर जगह लग नहीं जा रहे। उनका प्लान है 2030 तक 1 लाख चार्जर लगाने का। और ये टाटा, ऑनेस्टली बताऊं, देखो दिल्ली एनसीआर वालों लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, या फिर अगर आप चंडीगढ़ वगैरह किधर जा रहे हो नहीं दिक्कत आएगी। बहुत चार्जर है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल ब्रांड के चार्जर हैं। बट जहाँ पे बात आ जाती है थोड़ा सा आउटर एरिया की, भाई वहाँ पे चार्जर का बहुत बुरी स्थिति है। इनफैक्ट लाइट चली जाती है भाई। एक ईवी गाड़ी गवर्नमेंट इतना पुश कर रही है, सब्सिडी दे रही है इस गाड़ी पर। सब्सिडी का भी मैं आपको बता दूंगा। गवर्नमेंट ये जो है इस चीज़ पर नहीं देख रही कि बंदा चार्ज कहाँ करेगा। अगर मान लो किसी के घर पर लाइट नहीं आई तो ये तो डब्बा है, फिर ना तो ये पेट्रोल से चलेगी ना तो ये सीएनजी से चलेगी। जब तक बिजली नहीं है तो ये खड़ी रहेगी। क्या है, फिर डीजल जनरेटर से इसको चार्ज करना पड़ेगा। मेरे साथ एक बार केस हो चुका है, मैं लखनऊ जा रहा था और भाई मतलब जब वहाँ पे पहुँचा उससे पहले चार्जर चल रहा था, रिलायबल था, कोई दिक्कत नहीं। पहुँचते ही मौसम ख़राब हुआ और लाइट चली गई। सुबह 4-5 बजे तक लाइट नहीं आई और वहाँ पे फंस गए। और ये आई थिंक कई जो व्यूअर्स देख रहे होंगे उनके साथ भी होगा, अगर वो ईवी ओनर्स हैं, कि जब वहाँ पे पहुँचते हैं या तो चार्जर फॉल्टेड हो जाता है, अर्थिंग की दिक्कत आ जाती है, लाइट चली जाती है, फिर गाड़ी में 10-5% बैटरी होती है, फिर देखते रहो चार्जर कहाँ है। तो ये भी अपने माइंड में रखना। अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट रोज ट्रैवल कर रहे हो, परफेक्ट गाड़ी आपके बहुत पैसे जो है बचाने वाली है। बट जहाँ पे भी बात आ जाएगी लॉन्ग ट्रैवल्स की, जैसे आजकल गाड़ी आ रही है 400-500 किलोमीटर रेंज वाली, हालांकि 500 तो बहुत ही कम है, 400 पे ही कहीं ना कहीं उनका दम निकल जाता है, जो भी मार्केट में आ रही है, नाम नहीं ले रहा हूँ। तो 400 के बाद भी तो आप चार्ज करोगे। आपने लेट से सोचा कि मैं चंडीगढ़ के बाहर जाके मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, इतनी बैटरी है, और वहाँ पर चार्ज लगाता हूँ, लाइट चलेगी, फिर क्या करोगे? चार्जर फॉल्टेड हो गया या कोई दिक्कत आ गई तो भाई थोड़ा सा ईवी का इंफ्रा बहुत वीक है। और आउटर एरियाज़ में तो भाई इसलिए लोग जो है ईवीज़ नहीं लेना चाहते हैं कि भाई उनमें चार्जिंग इंफ्रा है ही नहीं। आज की डेट में भी गाँव में भाई वोल्टेज का इशू बहुत ज़्यादा है, वो चार्ज कहाँ करेंगे? लाइट नहीं आती है 4-4 5-5 घंटे, तो ये गाड़ी तो वैसे ही 8-9 घंटे लेती है चार्ज होने में, अगर आप स्लो चार्जर से चार्ज करो तो भाई कैसे बात बनेगी। तो ये कई ऐसे पॉइंट्स है चार्जिंग को इंफ्रा में लेके जो मैंने आपके साथ शेयर करा। तो मारुति का मुझे इसमें सही लगता है, टाटा वालों को भी, हालांकि मैं ये नहीं बोला टाटा वाले कर नहीं रहे हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा आउटर रीजन में जहाँ पे थोड़ा सा, जैसे मैं कुछ नाम बताऊँ आपको, अगर थोड़ा सा अगर आप यूपी में देख पाओ, जितने भी एटा वाला रीजन है या फिर मेनपुरी वाला रीजन है, इटावा, ये जितने भी रीजन है, यानी कि अलीगढ़ को क्रॉस करने के बाद के जितने रीजन है भाई वहाँ पे चार्जर नहीं है। इनफैक्ट कई ऐसे जगह हैं, अगर आप अलीगढ़ टू आगरा करते हो देन वहाँ पे चार्जर नहीं है, बहुत कम लिमिटेड चार्जर है, एक चार्जर है, उस पर सब लोग डिपेंडेंट हैं। और भी कई ऐसी जगह हैं। आई होप अगर आप अपने पास से देख रहे होगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ लेने से पहले एक ऐप डाउनलोड कर लेना, प्लग शेयर, और अपने नियरेस्ट जगह पे चार्जर देख लेना भाई, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे आसपास चार्जर कितने हैं, और आपको कभी दिक्कत तो नहीं आएगी। क्योंकि उस टाइम पे मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे यहाँ की पहली गाड़ी है जो मैंने ली, और कई सारी चीज़ें इसके साथ सीखी हैं, ओवर द टाइम सीख रहे हैं। बट ये गाड़ी का मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ गई है, ना तो इसकी कोई रीसेल है, बैटरी में कोई इशू आएगा, हालांकि ऐसा कोई इशू आ गया कि आपने ली और गाड़ी फिर चालू ही नहीं हो रही, बैटरी बंद हो गई, तो टाटा फिर सॉल्व कर देगा आपकी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ पर रेंज ड्रॉप का इशू आएगा,
भाई मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे। मैंने तो कई बार कंप्लेंट करके देख ली, बाकी अब और नेक्स्ट लेवल पे कंप्लेंट करूंगा। tata.ev पे जो है ईमेल लिखूंगा, फिर देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स मिलता है। मिलेगा वेल एंड गुड, नहीं तो भाई मेरा कुछ जा नहीं रहा है। मैं तो मतलब हाथ खड़े कर दिए मैंने, क्योंकि मैं इन गाड़ी को अब ना तो सर्विस के लिए जो है इनके पास लेके जाऊंगा जहाँ पे वो कराता हूँ, दूसरे सर्विस सेंटर ट्राई करूंगा, और ना ही कभी क्लेम लेने की बात आएगी। देखो छोटी मोटी गाड़ी लग भी रखी है कई जगह पे, देखो इस तरीके के इम्पैक्ट भी आ रखे हैं, बट मैंने कभी भी टाटा के अब जो है ना, जब से एक बार इम्पैक्ट आया था भाई, छोड़ दिया 45 दिन गाड़ी खड़ी रखी, तब जाके जो है गाड़ी रिटर्न करी। और ये लगा लो, अगर आप टाटा की गाड़ी लेते हो जब तक वो सर्विस सेंटर नहीं जा रही है तब तक तो वो बहुत ही बढ़िया है। जिस दिन सर्विस सेंटर पहुंच गई तो भाई उसके बुरे दिन चालू हैं, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। क्योंकि टाटा की सर्विस भाई जिंदगी में नहीं सुधरेगी, क्योंकि सबसे बुरा जो मुझे लगता है वो सिर्फ टाटा की सर्विस को लेके। हालांकि गाड़ी कोई भी बुरी नहीं लगती है, गाड़ी में इश्यूज आते हैं सॉल्व हो जाते हैं, बट जो टाटा सॉल्व करता है ना उसमें रुला देता है। इस प्राइस पॉइंट पे आप कोई भी गाड़ी उठा के देख लो, इसके जैसे सस्पेंशन, इसका जितना ग्राउंड क्लियरेंस, इसके जैसी सेफ्टी, 2 एयरबैग होने के बाद भी 4 स्टार लेके आई है, इसकी जैसी हैंडलिंग कोई भी ब्रांड नहीं दे रहा है, चाहे फिर वो मारुति हो, Hyundai हो, और इनके अलावा तो इस प्राइस पॉइंट पे कोई और मैन्युफैक्चरर गाड़ी नहीं लॉन्च कर रहा है। अब कुछ गाड़ियां हैं, जैसे कई लोग बोलेंगे 3XO तो सस्ती आ जाती है, 7-8 लाख में आ जाती है। भाई आप एक बार ले लेना, चला के देखना, देन आपको समझ आएगा। मैंने तो बहुत बारीकी से देख रखे, बट मैं ब्रांड का ज़्यादा वो कर नहीं रहा, बट मैंने आपको आइडिया दे दिया अगर आप कुछ वैसा सोच रहे हो। और कुछ इसके बारे में ऐसा जो मेरे से रह गया हो मैं एक बार देख लेता हूँ। सजेशन मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप एक ईवी लेने जा रहे हो तो आप एक काम कर लेना, प्लगशेयर ऐप डाउनलोड कर लेना और अपनी नियरेस्ट चार्जर देख लेना, टेस्ट ड्राइव करना, और जब भी आप डिलीवरी लो बहुत बारीकी से गाड़ी को देखना, PDI वगैरह करना, और जो वो बोल रहे हैं उनके ऊपर मत आना कि इतनी रेंज दे देगी उतनी रेंज दे देगी। जो मैंने आपके साथ शेयर करा है इससे ज़्यादा रेंज गाड़ी नहीं देगी। क्योंकि अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ मैं इतने पुख्ता तरीके से क्यों बोल पा रहा हूँ। इस गाड़ी को मनाली 3 से 4 बार ले गया, शिमला 2 से 3 बार चली गई, आई थिंक श्रीनगर 1 बार गई है, और दिल्ली वगैरह का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, लोकल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, आगरा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मतलब इतनी बार चली गई, आप समझ ही पा रहे होगे 2 साल के अंदर अगर 80,000 किलोमीटर चली है तो किस हिसाब से चली है। अगर मैं पेट्रोल CNG ले लेता तो आज क्लच प्लेट का खर्चा, सस्पेंशन का खर्चा, आए दिन इस मल्टीपल चीज़ों का खर्चा, ब्रेक पैड का खर्चा होता ही रहता। ये सारे मेरे खर्चे बच गए हैं, तो सस्ते का तो ये रीज़न रहता है। बाकी और कुछ मैं आपको और कुछ देख लेता हूँ जो मेरे से रह गया है। कंपैरिजन मैंने बता ही दिया पेट्रोल CNG से, अगर आप करते हो जो भी मार्केट में बोल रहे हैं, मैंने कई वीडियोस देखे हैं, टैग भी करी थी उनको कि सस्ती नहीं पड़ती हैं, तो सस्ती का तो मैंने बता ही दिया भाई, कौन कहता है सस्ती नहीं पड़ती। अगर मैं बाहर भी चार्ज करता हूँ इस 24 किलोवाट आवर के बैटरी पैक को तो मुझे मात्र 500 रुपये लगते हैं। 500 में 200 चल रही है, यानी कि 2.5 रुपये किलोमीटर पड़ती है। अब मुझे बताओ 2.5 रुपये किलोमीटर में, हालांकि थोड़ी सी तो महंगी है, बट जो इंडियन ऑयल और जो BPCL के चार्जर हैं वो 14 रुपये भी तो हैं, और जो अडानी के कुछ जगह पे 10 रुपये भी तो हैं। क्यों तुम सिर्फ 500 वाली को कैलकुलेट कर रहे हो? क्यों तुम सिर्फ बड़े वाले चार्जर पे ही चार्ज कर रहे हो? तो वो थोड़ा सा लॉजिक मुझे नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो वो इसलिए बोला था मैंने, प्लगशेयर डाउनलोड कर लेना, आपको पता पड़ जाएगा आपके नियरेस्ट चार्जर कौन सा है। कभी इमरजेंसी में ऐसा हो आपके यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, बड़े चार्जर पे जाके चार्ज करनी है, चार्ज तो कर लो, ऐसा तो नहीं गाड़ी खड़ी हो जाए, जो कि मेरे केस में बहुत बार हुआ है। बाकी मोटर कोई ख़राब नहीं होगी, सस्पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकिंग मैंने आपको बता ही दिया, टाटा के ब्रेकिंग को लेके तो भाई मैं कहता हूँ कोई ब्रांड मैच नहीं कर पाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस भाई बढ़िया है, CNG के अगर आप लेते हो तो बूट मेरे को मिल रहा है, सेफ्टी मुझे मिल रही है, तो भाई मैं EV क्यों ना लूँ। और मुझे जब मेरे को पैसे बचाने ही हैं, मैंने आपको बता दिया मैंने 1,90,000 बचाए हैं सिर्फ 2 साल के अंदर। अब आने वाले टाइम में तो और पैसे मैं बचाने वाला हूँ, 3-4 साल और बीतेंगे जब मैं इसे चला लूँगा तो कितने फ़ायदे में रहूँगा। हालांकि इसकी रीसेल नहीं है, बट मैं फ़ायदा कर लूँगा। तो मैं आपको सिर्फ एक राय दूंगा सजेशन के रूप में कि अगर आप EV ले रहे हो तो भाई कोई ऐसी 50-60 लाख की अगर आपके पास पैसे हैं तो देन आप फिर कुछ भी कर सकते हो। बट अगर आपको वैल्यू फॉर मनी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए तो आप 20 लाख के आसपास की EV लो, क्योंकि उनकी रीसेल भी ज़्यादा नहीं है, और 20 लाख रुपए को रिकवर करने में अभी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप कोई 15 लाख की पेट्रोल डीजल गाड़ी ले लेते हो उसमें मेंटेनेंस में खर्चा बहुत आता है, फ्यूल का खर्चा है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, चलो लग गया बोनस पॉइंट बता देता हूँ। अगर आप किसी भी पेट्रोल डीजल या CNG गाड़ी से कंपेयर करते हो, गवर्नमेंट को देख रहे हो क्या करने में लग रही है। BS6 गाड़ियों को दिल्ली में बोला जा रहा है कि अगर आपकी बाहर की गाड़ी है तो BS6 गाड़ी अलाउड होगी, उससे नीचे की अलाउड नहीं होगी। कल को BS6 फेज 2 के बारे में बोल देंगे। अभी E20 लेके आए हैं, फिर E27 ले आएंगे। जो BS6 वाली गाड़ियां हैं ऑलरेडी 2 किलोमीटर उनके गिर चुके हैं।
अकॉर्डिंग टू टेस्ट, बाकी गवर्नमेंट के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास पर्सनली भाई मैं सही बताऊं 1 साल पुरानी, इसके अलावा जो पेट्रोल गाड़ी है उसमें 2 किलोमीटर का फ़र्क आ गया है, वो BS6 गाड़ी है। अंदर 37 लीटर पेट्रोल टैंक आता है और 37 × 2 अगर आप करोगे तो लगभग आप लगा लो 70-80 किलोमीटर तो मेरे ये गिर गए। अगली बार कोई एक न्यूज़ आएगी कि E27 अप्लाई कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा और फ़र्क आ जाएगा। तो भाई मतलब कोई लॉजिक है ही नहीं पेट्रोल डीजल का। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जो है उसके खिलाफ चल रही है। तो मेरे साथ ये भी केस नहीं है, मुझे कोई पॉल्यूशन का भी खर्चा नहीं कि भाई पॉल्यूशन नहीं होगा तो 10-20 हज़ार का चालान हो जाएगा, वो भी कोई नहीं है। स्पीड लिमिट में चलाते हो, स्पीड का चालान नहीं होता है, पैसे भी सेव होते हैं, तो क्या बुराई है, आप पॉल्यूशन नहीं करते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कभी आप मनाली वगैरह पहाड़ों पर जाके देखना, जब जाम लग जाता है ना, डीजल गाड़ी इतनी तगड़ी स्मेल करती हैं, या फिर सुबह के टाइम पे पेट्रोल गाड़ी अगर आपके घर के अंदर पार्किंग में खड़ी होती है, स्टार्ट करके देख लेना, पॉल्यूशन भी नहीं करती, कितना फ़ायदे का सौदा है। तो बहुत सारी बढ़िया चीज़ें भी हैं, बहुत सारी वो भी हैं। तो 80,000 किलोमीटर में मेरा क्या खर्चा आया सर्विस को लेके, ओवरऑल जो चार्जिंग का खर्चा था, चार्जिंग के बाहर का क्या है, मेंटेनेंस में क्या है, वो सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको इसके अलावा कुछ ऐसा लगता है कि जो मेरे से रह गया है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर से दूंगा। बाकी एक बार मैं आपको देख लेता हूँ कुछ और ऐसा। हाँ, एक चीज़ और आपके साथ बम्पर चीज़ शेयर करता हूँ। कई लोग बोलते थे कि ईवी का टोल पे भी होना चाहिए, सब्सिडी वाली। पहले बात बता देता हूँ, इस गाड़ी पे सब्सिडी भी चल रही थी यूपी में, और जो RTO है इस गाड़ी पे 2-2.5 हज़ार रुपये का मुश्किल से लगता है, सिर्फ नंबर प्लेट का खर्चा है, तो ये भी आपके पैसे बच रहे हैं। अगर लेट से कोई मैं पेट्रोल डीजल गाड़ी ले लेता हूँ 10-12 लाख रुपए की, तो उस पर मुझे टैक्स कितना देना है, 40%। इस गाड़ी पे सिर्फ 5% टैक्स देना है, RTO नहीं देना है। लगभग 1-1.5 लाख तो आपके RTO में चले जाते हैं। तो भाई ये भी फ़ायदा है। एक और फ़ायदा भाई गवर्नमेंट ने ये करा है कि भाई जो एनुअल पास बना दिया है, तो जिनके पास EV है उनके लिए तो एनुअल पास वाला जो देख रहे होगे सामने लग रहा है भाई, 3,000 रुपये में 200 पास आपको मिलते हैं, तो 15 रुपये टोल कहीं ना कहीं पड़ता है। तो ये भी फ़ायदा आपको जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, बट सिर्फ मेरा एक रिक्वायरमेंट है कि भाई क्यों कंपनी इतनी गाड़ियां लेके आ रही हैं, तो और सब 20-30 लाख रुपए की लेके आ रही हैं। मतलब कंपनी के दिमाग हिल गए हैं, क्या चक्कर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब ये गाड़ी मैंने जो ली ना, सिर्फ इसीलिए ली क्योंकि इस सेगमेंट में 11 लाख रुपए के दायरे में कोई भी EV और अवेलेबल थी नहीं, जिसके अंदर फास्ट चार्जिंग हो, जिसके अंदर 4 दरवाजे हों, जो कि कार जैसी फील दे, सेफ्टी हो, 4 बंदे बैठ जाएं, चार्ज भी ठीक ठाक रेट से हो जाए, सब कुछ मतलब परफेक्ट कार वाला फील आए। मारुति भी नहीं कर रही, हुंडई भी बहुत पीछे हैं। तो भाई फिर तो क्या ही बोलूँ, मतलब इस वाली चीज़ में तो अब बड़े बड़े ब्रांड भी जो भी हैं, जितने भी प्लेयर हैं भाई, सब 10-10, 20-20 लाख की गाड़ी लाने पे लग रहे हैं। कोई इस सेगमेंट में कदम नहीं रख रहा है, इसलिए टाटा इस सेगमेंट में जीत रहा है। और इसलिए मैंने कहीं ना कहीं ये टियागो EV परचेज करी थी, क्योंकि और कोई ऑल्टरनेटिव था ही नहीं। तो सिंपली यही थी आज की वीडियो। आई होप जितना भी जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, और अगर आपने पूरी वीडियो एकांत में बैठ के देखी है तो आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या कुछ नहीं। बाकी और तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं गाड़ी के बारे में मुझे दिक्कत आई हो। परफेक्ट गाड़ी है, अगर आप सेफ्टी देख रहे हो, कंफर्ट देख रहे हो, ऑटोमेटिक गाड़ी है, गियर भी नहीं डालने पड़ते। सिटी में ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा बंदे बैठ गए तो AC चल रहा है तो इंजन बंद हो जाएगा, क्योंकि इंजन है ही नहीं। परफेक्ट गाड़ी बोलूँगा अगर आपको सिटी के हिसाब से चाहिए, या फिर अगर आपको कंफर्ट चाहिए, मतलब बार बार ड्राइविंग पे फोकस नहीं करना, गियर डालना, ब्रेक लगाना, ताम झाप जो रहता है सबसे दूर रहोगे, पेट्रोल पंप पे जाना भूल जाओगे, तो ये सारी चीज़ आपको एक सिर्फ EV ही ऑफर कर सकती है। और EV में सिर्फ एक फ़ायदा और मिलता है, प्योर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि कहीं और आपको नहीं मिलेगा। स्पीड का भी मज़ा है, कंफर्ट में चलाना चाहते हो उसका भी मज़ा है, दोनों चीज़ें फुलफिल जो है बहुत बखूबी जो है ये गाड़ी कर देती है। तो सिंपली मेरा सिर्फ यही था, बाकी और तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो भी कमी थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आपको कुछ और लगे तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सिंपली सिर्फ एक काम आप कर देना, अपने यारों दोस्तों के बीच में जरूर से शेयर कर देना। हो सकता है ये वीडियो उनकी कुछ ना कुछ हेल्प करे। और जो भी EV लेने वाला बंदा है, एक बार इस वीडियो को पूरी बारीकी से देख लेना, आपको सब कुछ पता पड़ेगा EV के ओवरऑल इतने साल चलाने के बाद या इतने किलोमीटर चलाने के बाद ओवरऑल क्या रहता है, क्या बैटरी चेंज होगी, नहीं होगी, होगी तो कितने रुपए की होगी, ब्रांड क्या करेगा, वो सारे सवालों के जवाब इस सिंपली एक वीडियो के अंदर आपको जो मिल जाएंगे।